आर्टिकल 34 क्या बात करता है? अच्छा, हमारे देश में ये सारी पावर्स तब तक तो वैलिड हैं जब तक हमारे देश में लोकतंत्र है। लेकिन कभी सोचकर देखिए कि ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारे देश में सैन्य शासन आ जाए, सेना काम करती है राष्ट्रपति के साथ, राष्ट्रपति शासन अलग चीज होती है, लेकिन सैन्य शासन आ जाए। यानी कि अब सैन्य शासन क्या होता है, इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे आज जब आप प्रशासन में होते हैं, जैसे आज के समय में जब आप और हम रहते हैं, तो हमारे लिए जिलाधीश महोदय होते हैं जो हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। पुलिस होती है सामान्य न्याय व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए। लेकिन अगर कहीं स्थिति ऐसी विकट हो जाए और उस समय विकट स्थिति में हमें राज्य सरकार को हटाना पड़े और राष्ट्रपति शासन की जगह सैन्य शासन लगाना पड़े, अब यह स्थिति कब बनती है विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है, पहले थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए, तब जाकर के आप इसकी बात को गहराई से समझ पाएंगे। मैं आपको बताता हूं, स्थितियों को इस तरह से समझिएगा। हमारे देश में आपको अच्छे से मालूम है कि हमारा यूनियन ऑफ स्टेट जो है उसमें केंद्र ज्यादा पावरफुल है। राज्यों के पास में जो पावर है उस पावर को हम यूनिटरी की तरफ मोड़कर चलते हैं। यानी कि एक साथ जो पावर है हमने इस तरह से दी हुई है कि राज्य कभी आजाद होने की घोषणा ना कर दें। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई राज्य सरकारें केंद्र सरकार से नाराज चल रही हैं, तो राज्य सरकारें केंद्र से नाराज चल रही हैं, कभी ऐसा सोचो कि वो लोग खुद से ही यह आदेश पारित कर दे कि आज से हम अलग हो गए। तो इनसे बचने के लिए हमने अपने संविधान में कुछ यूनिटरी फीचर रखे हैं। कौन से फीचर हैं? एकात्मक प्रकार के फीचर रखे हैं। और आपको ध्यान होगा एकात्मक फीचर्स में हमने आपको बताया था कि हमारे जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, वो जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो असल मायने में इन सब का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ऑल इंडिया सर्विसेज हुए, राज्यपाल हुए, है ना, तो ये हमारे पास वो फैसिलिटी हैं जिनका उपयोग करके हम पूरी सत्ता को यूनिफाइड कर सकते हैं। इसका अर्थ और गहराई से समझिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर मुझे बहुत सारे काम करने हैं केंद्र सरकार को, और मुझे पता है कि फलाना राज्य, उदाहरण के लिए राजस्थान का ही उदाहरण ले लेते हैं, राजस्थान की सरकार बोलती है कि सर हम केंद्र की बात नहीं मानेंगे, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। अगर उन्होंने ये बात बोल दी तो केंद्र सरकार कैसे कंट्रोल स्थापित करती है? तो तरीका होता है वो मुख्यमंत्री से कहती है ठीक है तुम नहीं सुनोगे ना, कोई बात नहीं, राज्यपाल तो हमारा आदमी है। किसका आदमी होता है राज्यपाल? राज्यपाल तो केंद्र सरकार की जो पार्टी होती है वो अपना आदमी बिठाता है राज्यपाल। तो राज्यपाल को बोला कि आप अपने ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों से, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी केंद्र से आते हैं, आईएएस और आईपीएस, उनसे बोल करके उस राज्य की शासन व्यवस्था चलाइए। दैट इज नॉन एज राष्ट्रपति शासन। यानी कि राष्ट्रपति के कहने पर राज्यपाल अपने अधिकारियों से उस जिले का या उस देश उस राज्य का प्रशासन चलाते हैं। इसको हम राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। राष्ट्रपति शासन कुछ और है नहीं, चुनी हुई सरकार से अधिकार लेकर आप ऑल इंडिया सर्विसेज और राज्यपाल के माध्यम से शासन व्यवस्था चलाते हैं। इसे हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ठीक है, एक तरह से यह कहिए कि राष्ट्रपति जो केंद्र में बैठा है वो राज्य के अधिकारों को अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन कई बार सोचिए स्थितियां इतनी विकट हो जाएं कि उस राज्य में दंगे फसाद शुरू हो जाएं। दंगे फसाद से मतलब लोग प्रदर्शन करने के लिए हावी हो जाएं। जो पॉलिटिकल पार्टी शासन में है वो जनता को भड़का दे और भड़का करके ये कहे कि भाई हमको क्या बोलते हैं, इनकी भी नहीं सुननी है। ये सारे के सारे जो आईएएस हैं, अब मुट्ठी भर आईएएस होते हैं किसी भी राज्य के अंदर, 200-250 आईएएस है कुल मिलाकर, इनकी एक की भी बात नहीं सुननी है। पहली बात तो एक भी आईएएस की बात नहीं सुननी है, नंबर एक। नंबर दूसरा, राज्यपाल को उसके घर से भी बाहर नहीं निकलने देना है। तो ऐसे में अब विचार करो कि राष्ट्रपति शासन चलेगा कैसे। पुलिस राज्य के अधीन विषय है, मतलब पुलिस केंद्र सरकार के अधीन नहीं आता है, राज्य सरकार के अधीन का विषय है। तो राज्य सरकार ने पुलिस को कह करके सभी लोगों को खुला छोड़ दिया कि तुम बेटा केंद्र की कोई बात मत मानो और आज से अपना अलग झंडा होगा, आज अपन एक अलग राज्य बनकर रहेंगे, अलग देश बनकर रहेंगे। सोचो कितना आसान काम है। मतलब केंद्र सरकार की राज्य ने बात नहीं मानी, उससे निपटने के लिए हमने राष्ट्रपति शासन लगाया। राष्ट्रपति शासन को भगा दिया। किसने भगा दिया? उस राज्य सरकार ने। कैसे भगा दिया? उनके पास पुलिस है, पुलिस डिप्लॉय कर दी सब जगह। अगर कोई व्यक्ति केंद्र के समर्थन में बाहर आता भी है तो उसके डंडे पड़ने शुरू हो जाते हैं। आई बात समझ में? डंडे पड़ने शुरू हो गए कि बेटा तुम हमारी बात मानोगे और हम अब केंद्र की बात नहीं मानेंगे। ये तो विचार करने योग्य बात है कि ये तो सर हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अगर ये हो सकता है तो ऐसे में एक फिर बड़ा सवाल बनता है,
इसका भी कोई बाईपास है क्या? बिल्कुल है। देखो आर्टिकल 352, 356 और 360 ये तो हमारे इमरजेंसी प्रोविजन है ना, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तो हमारे पास में इमरजेंसी प्रोविजन है। लेकिन इनसे भी ऊपर एक प्रोविजन है, और वो प्रोविजन क्या है? मार्शल लॉ। अगर गलती से आप राष्ट्रपति शासन की बात मानने से इनकार कर दें, आपने पुलिस के दम पर राष्ट्रपति शासन को भगा दिया, तब केंद्र के पास एक और अल्टीमेट पावर बचती है, और उस पावर को कहते हैं मार्शल लॉ। अब ये क्या होता है? ये होता है सेना का शासन। अब जब सैन्य शासन आ जाता है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि सेना आएगी और वो पुलिस वालों को भी कूटने लगेगी। वो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जो पूरी तरह से अब राज्य के अधीन हो चुके थे, उन सब से सब कुछ छीन लेगी। अब आप पूछेंगे कि सर सेना ऐसे छीनेगी तो क्या लड़ाइयां नहीं हो जाएंगी? तो यही कारण है कि सेना में तो लाखों लोग हैं और हमारी पुलिस के पास हजारों की संख्या में लोग होते हैं। तो इतना बड़ा दमखम जब आप देखोगे सेना के पास और पुलिस के पास, ऑटोमेटिक पुलिस को सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सेना बहुत एक्सपर्ट है। उसको गोली चलाने की रोज प्रैक्टिस है, पुलिस को रोज चलाने की प्रैक्टिस नहीं है। वो तो बस प्यार से ही काम चलाती है। उनको तो बहुत ही मतलब ऑड सिचुएशंस में गोली चलानी है, और सेना को तो रोज गोली चलानी है। ऐसे में सेना टेक ओवर कर लेती है उस राज्य का। और सेना उस समय पर कहते हैं, जिस समय सैन्य शासन होता है, उस समय जो कर्नल रैंक के अधिकारी होते हैं, ये कलेक्टर के बराबर पावर रखते हैं। जैसे सीओ कहते हैं आप जिसे, वो कलेक्टर के बराबर पावर रखते हैं। वही आपका जिला चलाते हैं, आपके जिले के सारे डिसीजंस वही लेते हैं, और वो बिल्कुल ऐसे चलाते हैं जैसे कैंट एरिया में सत्ता चलती है। अगर आप कभी किसी कैंट एरिया में गए हो सेना के, तो आप वहां जाके देखेंगे कितना डिसिप्लिन्ड तरीके से सब लोग रहते हैं। वहां का जो सीईओ है वो पूरी तरह से उसी के कार्य को मैनेज करता है ना। तो एग्जैक्टली सेना के हाथ में जाके पूरा शहर कैंट की तरह चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये स्थिति कब बनती है? तीसरे फेज में बनती है। तो आपने जो पाकिस्तान में सैन्य शासन सुना है वो कैसे आता होगा? अब समझ में आया। जब केंद्र की कोई सत्ता चल नहीं रही, राज्य किसी की मान नहीं रहा, तो सत्ता में सेना इंटरफेयर करती है। पर सेना किसके कहने पर इंटरफेयर करती है? पाकिस्तान में और भारत में इसका अंतर है। हमारे यहां पर राष्ट्रपति बोलेगा तो सेना इंटरफेयर करेगी, और वहां सेना को बोलना नहीं पड़ता, सेना राष्ट्रपति को हटाती है और खुद सत्ता को हाथ में ले लेती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पॉइंट यह है कि मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। अब सवाल यह बना, तो सर मार्शल लॉ ये तो उन लोगों के लिए भी है जो उस राज्य के थे जिन्होंने जानबूझकर अपने राज्य को देश से अलग करने का प्रावधान किया। तो क्या ऐसे समय पर उन लोगों के कोई मूल अधिकार बचे, या उस राज्य के लोगों को सफल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, प्यार से रखा जाएगा? नहीं रखा जा सकता। हो सकता है कि सेना उस समय किसी के साथ मार कुटाई कर दे, हो सकता है खुद अपने कुछ नियम कानून लगा दे। तो जब मार्शल लॉ लगता है तब मूल अधिकार कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। हालांकि प्रावधान यह किया गया है कि आपका जब मार्शल लॉ हटेगा उस समय फिर से बहाली के बारे में चर्चाएं की जा सकेंगी। ठीक है, तो दैट इज द रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एरी एरिया। मतलब जब मार्शल लॉ चल रहा होगा तो आपके मूल अधिकारों पर रेस्ट्रिक्शंस रहेगा। यही है बस सेना की विधि में आर्टिकल 34।